नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस में बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 21 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओडिशा के द्वारा बनाई गई एक नई पोर्ट पॉलिसी के बारे में जो जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में जो 2022 की रिलीज़ कर दी गई है। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है। और तीसरा हम पढ़ेंगे नेशनल प्रेस डे के बारे में, ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सके। अब आइए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव की है एक नई पोर्ट पॉलिसी ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके अपने प्राइवेट पोर्ट को डेवलप करने के लिए। इस समय उड़ीसा की जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने ये जो नई पोर्ट पॉलिसी अप्रूव की है, इसके अंदर इनका जो एम है वो ये है कि ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को मैरीटाइम सेक्टर में और डेवलपमेंट में, पोर्ट्स और पोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। बेसिकली उड़ीसा ये करना चाहता है कि जो उनकी कोस्ट लाइन है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब इस समय इसकी मुख्य बातें क्या हैं, देखिए इस पॉलिसी के मुताबिक जो ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड है इन्होंने प्रिपेयर किया है एक ओडिशा मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान, जिसके अंदर जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको एनकम्पास किया जा सके, ओवरकम किया जा सके और मजबूत की जा सके मैरीटाइम डेवलपमेंट ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये जो प्लान है ये काफ़ी एक स्टडी के बाद बनाया गया है मैरीटाइम इकोसिस्टम की, जिसके अंदर पोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, हिंटरलैंड पोटेंशियल इन्वॉल्व है, जो समुद्री तट है, जो कार्गो का इवैक्यूएशन किया जाएगा, जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, जो एनवायरनमेंट को किस तरीके से यहाँ पर एनहेंस किया जा सकता है और कोस्टल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। इस पॉलिसी के अंदर प्रमोट किया गया है अदर मैरीटाइम वेंचर्स को भी, जैसे कोस्टल शिपिंग हो गई या फिर मैरीटाइम टूरिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया मल्टीपर्पज़ हार्बर्स का, या फिर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सी प्लेन्स की, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रमोशन ऑफ फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया जा सके, शिप बिल्डिंग का, शिप ब्रेकिंग का और रिलेटेड एक्टिविटीज़ बनाई जा सके स्टेट के अंदर। इस समय इस पॉलिसी का एम ये है कि इस पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जिससे कि जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके और जो कार्गो यहाँ पर मूव होता है उसको भी बढ़ाया जा सके, जो अमाउंट या जो वस्तुएं यहाँ पर आती हैं उसको भी धीरे धीरे जनरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और ये बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर लैंड बैंक्स बनाए जाएंगे जो कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, सेटअप करने में मददगार रहेंगे। जितने भी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर कार्गो का, ये फ्री ट्रेड में मददगार होंगे। वेयर हाउसिंग जोन्स बनाए जाएंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पर, पोर्ट और जेटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक सेल एस्टेब्लिश की जाएगी इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कि जो जितना भी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट्स के अंदर उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से उसकी संख्या का जो आकार है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब इसका ओडिशा के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ओडिशा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ओडिशा के पास एक बहुत बड़ा ऐसा पोटेंशियल है जो अभी तक अनटैप्ड है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि पोर्ट्स और मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसकी वजह से ये काम करेगा एक गेटवे की तरह, जहाँ पर कमोडिटीज़ और जो सामान लाया जाता है, जो शिप्स के अंदर सामान कैरी किया जाता है, उन कमोडिटीज़ के लिए ये एक रिच हिंटरलैंड बन सकता है, एक ऐसा तट बन सकता है जहां पर सबसे ज़्यादा ये लोग कार्गो फ्रेट से कमा सकते हैं अपने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। जून 2021 में उड़ीसा की कुछ कोस्ट लाइन में से जो कि इस समय, क्योंकि इन्होंने अपोज किया था इंडिया के, जिस समय इंडिया पोर्ट बिल आया था, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये जो नया लेजिस्लेशन है
जो इस समय बिल बनाया गया है, ये स्टेट की पावर्स को डाइल्यूट करता है, ख़त्म करता है, जो इस समय स्टेट्स के अंदर मैनिफेस्टेड है कि वो नॉन मेजर पोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब क्योंकि उड़ीसा के पास एक वास्ट कोस्ट लाइन है, इनके पास 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। उड़ीसा के पास 3 ऑपरेशनल पोर्ट हैं, जो कि है पारादीप, धामरा और गोपालपुर। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा के पास इन्होंने 12 ऐसी पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ऐसे नॉन मेजर पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा डिफरेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और एक रिवर राइन पोर्ट बनाया जाएगा महानदी के ऊपर। इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने अप्रूव किया है कि अगस्त 2023 से में जब ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो इनका प्राइमरी फंक्शन ये था कि ये इनकी नॉन मेजर पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करें। इस पॉलिसी के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि ये लोग ओडिशा पोर्ट्स कैपेसिटी ऑगमेंटेशन प्लान्स को भी टेकअप करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके से कार्गो की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है अलग अलग पोर्ट्स पर, उसको बढ़ाया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। 2021-22 की अगर हम बात करें तो ओडिशा मात्र ने 160 मिलियन टन का जो कार्गो है वो हैंडल किया था, लगभग 160 मिलियन टन का। इसके अलावा जो कैप्टिव जेटीज़ हैं, इन्होंने जितने भी नैरो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी कोस्ट लाइन पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनकरेज किया था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट, उसको बेहतर किया जा सके, एनहेंस किया जा सके, ताकि जो जेटीज़ हैं, जेटीज़ का मतलब ये है कि जितने भी ऐसी नैरो स्ट्रक्चर्स हैं जो कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करती हैं, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इस समय जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, उन्होंने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए, जो कि 2022 की ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो वाटर बोर्ड हैं वो मिलकर बनाते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, देखिए इसके अंदर ये पाया गया है कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम उन अकाउंट की बात करें तो 1/4 टोटल ग्राउंड वाटर का जो विड्रॉवल है वो सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है, और इसमें भी 87% ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सिर्फ इरिगेशन के लिए हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेटस की, तो जो एक्सट्रैक्शन है ये कम हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये अभी फ़िलहाल कुछ हद तक घटी हैं। इस समय भी एक्सट्रैक्शन रिचार्ज से काफ़ी ज़्यादा है। करंटली 67% जो ग्राउंड वाटर है वो सेफ़ है। एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और रिचार्ज ग्राउंड वाटर का जो सेफ़ है वो मात्र 70% होता है रिचार्ज का। 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और 4% ग्राउंड वाटर जो है वो क्रिटिकल स्टेट में है। एक्सट्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा जिन स्टेट्स में हो रहा है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसके अलावा कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। एक है आपका इरेटिक मानसून, जो मनमौजी है, कभी भी किसी भी तरीके से मानसून अपना मोड़ ले लेता है। अब देखिए, हमने एक सूखा देखा है बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ऐसे में ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सब्सिडीज़ हमने दे रखी हैं, जो लो प्राइसेस पर हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, और ये चेक नहीं करते कि कितना ग्राउंड वाटर इसकी वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जिन्होंने ग्राउंड वाटर पंप्स लगा रखे हैं जो अनमीटर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की रेंज से बाहर हैं, जो मीटर्ड नहीं है, जिन पर यह ध्यान नहीं दिया जाता कि वो कितने पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका बिल बिल्कुल ज़ीरो रहता है, वो बिल्कुल बाहर रहते हैं इस दायरे से कि उसका इस्तेमाल लिमिटेड ही रहे। कई सारी बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ दी गई हैं जिसके अंदर ग्राउंड वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं, ग्राउंड वाटर जो बोरवेल पंप लगाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इसका एक कारण माना गया है, क्योंकि उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हुआ है। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, देखिए गवर्नमेंट ने एनकरेज किया है किसानों को कि आप ऐसी क्रॉप्स लगाइए जो कि वाटर इंटेंसिव है, जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जैसे कि राइस और शुगर केन, क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने जो MSP है उसको बढ़ा दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो ऐसे में जब किसानों को बेहतर पैसा चावल और शुगर केन गन्ने से मिलेगा तो वो उन्हीं फसलों को बोएंगे, भले ही उसमें पानी ज़्यादा लगे। अब प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड हैं इस रैम्पेंट के यूज़ से, अब अगर हम इसी तरीके से इसे यूज़ करते रहे तो क्या समस्याएं हम आने वाले समय में फेस कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट
किया है कि 2032 तक लगभग 60% ऑफ एक्वीफायर्स जो है हमारी कंट्री का वो क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्वीफायर्स एस उस बॉडी को कहा जाता है जहाँ जिसके नीचे ग्राउंड वाटर जो है रहता है, जो ग्राउंड वाटर को एक जगह होल्ड करके रखती है। अब ऐसे में अगर ग्राउंड वाटर इतनी ही तेज़ी से घटता रहा तो हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, हमारे जो लेक्स हैं, हमारी नदियां हैं, वो भी धीरे धीरे सूखती चली जाएंगी। एक सब्सटेंशियल अमाउंट है वाटर फ्लोइंग का, जो पानी नदियों में बहता है वो ग्राउंड वाटर का एक ग्राउंड वाटर उसके अंदर एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर एक बेहतर ग्राउंड वाटर बना रहे तो जो रिसाव है पानी का वो बहुत लंबा रहता है, उसमें पानी एक जगह स्ट्रेम्बल नहीं करता, वो स्ट्रीम बेड नहीं होता, एक जगह जाकर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर बना रहे तो पानी का जो रिसाव है, जो नदियां हैं, वो हमारी बिल्कुल समुद्र के तट तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ऐसे में नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचेंगी, वो बीच में ही सूख जाएंगी। कई बार हमने ऐसा देखा भी है, क्योंकि कावेरी नदी के साथ हम ऐसा देख रहे हैं, कुछ बड़े इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं जिसके अंदर कावेरी नदी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल का इतना ज़्यादा कम होना हमारी नदियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके साथ साथ जो लैंड की सब्सिडेंस हो रही है, क्योंकि देखिए जो ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है, जिनकी वजह से कुछ गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, क्योंकि एक्वीफायर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से वो एक गड्ढा बन चुका है, जिसकी वजह से कभी भी कोई नुकसान भूकंप के समय पर भी हो सकता है, एक जगह बन गई है। एक इंक्रीज कॉस्ट है यूज़र के लिए। अब मान लीजिए हम पानी का इस्तेमाल लगातार करते जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने पानी के पंप लगाए हुए हैं, अब ऐसे में जब पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए ज़मीन के नीचे, तो उन्हें वो वाटर पंप दोबारा ना लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो दोबारा लगाने का अमाउंट है वो बेयर करना पड़ता है, और इंक्रीज़ हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन। पानी को बाहर निकालना और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। अब जब हम पानी के लिए, जब मान लीजिए हमने पानी का 100 फीट पर हम पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर, अब वो वहाँ पर ख़त्म हो गया तो हम उसे 200 पर लेकर जाएंगे। अब एक थ्रेशोल्ड है, अगर आप उससे नीचे ग्राउंड वाटर में पानी खोजते हैं तो वो पानी खारा हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो आप उसे पी नहीं सकते क्योंकि वो ड्रिंकेबल नहीं होता, दूसरा उसकी वजह से हमारी फसलों को भी नुकसान होता है, उपज इतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। जो सोल्ट वाटर है ये कंटेमिनेशन करता है, ये हमारे वेस्टर्न पार्ट में फॉर इंस्टेंस इस समय फैल रहा है। इस समय जो वाटर साइकिल है इसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा कई सारा जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो डिसरप्ट होने की वजह से हमारा पीने योग्य पानी समुद्र के अंदर चला जाता है। हमारी जो फूड सिक्योरिटी है इससे वो भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जो लार्ज एक्वीफायर्स हैं क्योंकि वो सूखते जा रहे हैं, इसकी वजह से फूड की सप्लाई कम हो गई है और लोग बाग सफ़र कर रहे हैं। अगर हम एडिशनल पॉइंट के बारे में बात करें तो एक पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि इसका जो कामकाज है वो ये होगा कि आप ये ध्यान दीजिए कि कोऑपरेशन बनाइए, किसानों के साथ एक ऐसा ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कीजिए ताकि इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन किया जा सके और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इसको डेवलप किया जा सके सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर, ताकि हम वाटर यूज़ एसोसिएशंस बना सकें जिसमें किसानों का भी एक सहयोग हो और उनका डायरेक्ट योगदान हो। एक वन वाटर अप्रोच की बात की गई है इसके अंदर देखिए, क्योंकि वन वाटर अप्रोच से हम रिलायबल सिक्योर वाटर क्लीन वाटर सप्लाई बना सकते हैं, हम एक लिवेबल सिटी बना सकते हैं जिसके अंदर नीड्स को रिस्पॉन्स किया जाए, उनकी नीड्स फुलफ़िल की जाए। हम ह्यूमंस के लिए एक हेल्दी सीवेज सर्विसेज बना सकते हैं जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो पानी। फूड प्रोटेक्शन किया जा सकता है, सूखे से बचाव किया जा सकता है, बाढ़ से बचाव किया जा सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मैनेज किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के थ्रू और रीयूज़ के थ्रू उसे दोबारा इस्तेमाल करने की वजह से एक इस तरीके के चेंजेस बनाए जा सकते हैं जो टिकाऊ हो, रेजिलियंट हो और जो चेंजेस को झेल सके। अब अगर हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि क्या किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसका इफेक्टिव आंसर ग्राउंड वाटर क्राइसिस का यही है कि जो हमारी इंटीग्रेट किया जाए, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इकट्ठा किया जाए ताकि जो वाटर एक्सटेंशन है उसे वाटर मैनेजमेंट में तब्दील किया जाए लोकल लेवल पर, ताकि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो अवेयर हों और वो इन्वॉल्व हों इस प्रोसेस में, ताकि हम इस प्रोसेस को क्रिटिकल कंडीशन से एक सक्सेसफुल ग्राउंड वाटर की कंडीशन तक लेकर जा सकें।
अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 3 मई को एज अ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए, भारत के अंदर हम 16 नवंबर को मनाते आ रहे हैं नेशनल प्रेस डे। हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मान में। अब देखिए, नेशनल प्रेस डे की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो इसकी हिस्ट्री PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फाउंड की गई थी 16 नवंबर 1966 को, और तभी से हम हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाते आ रहे हैं। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्रेस जो है वो हमारी फ्रीडम में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। ये मेंटेन रखती है कि जो इंटेग्रिटी है वो बनी रहे, जो हमारी इंडिपेंडेंस है सर्टेन एस्पेक्ट्स के अंदर, कुछ मुख्य चीज़ों के ऊपर, वो लगातार बनी रहे। और ये ऐसा कहा जाता है कि प्रेस उन लोगों की आवाज़ है जो बोल नहीं सकते। ये एक कनेक्शन है रूलर और रूल्ड के बीच में, जो लोग सत्ता में हैं और जिन लोगों पर सत्ता की जा रही है, उनके बीच का लिंक प्रेस को माना जाता है। ये जो दिन है, इस दिन को मार्क किया जाता है फ्री और रेस्पॉन्सिबल प्रेस के लिए भारत के अंदर। PCI के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है ये एग्जामिन करने के लिए कि जो रिपोर्टेज है उसकी क्वालिटी कैसी है इंडियन मीडिया की। ऑल्सो ये भी चेक करते हैं कि जो अदर जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। ट्रेडिशनली इसे चेयर करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है या आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ये रिच कंटेंट रेगुलर मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होती रहे। धन्यवाद।